नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसमें हम देख रहे थे गद्य खंड, और गद्य खंड में हम उपन्यास देख रहे हैं, और उपन्यास में हम प्रेमचंद जी का योगदान उपन्यास के विकास में देख रहे हैं। इसमें हमने उनकी उपन्यासों का परिचय देखते हुए कायाकल्प उपन्यास तक हमने देखा था। अभी इसके बाद का जो उनका महत्वपूर्ण उपन्यास है वह है गबन। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि नेट ज़रिए हिंदी साहित्य से कर रहे हो तो हमारे चैनल पर निःशुल्क पंक्ति दर पंक्ति, लाइन टू लाइन सभी रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि कहानी, उपन्यास, नाटक, अन्य गतिविधियाँ, इन सभी का अध्ययन निःशुल्क इसी चैनल पर वीडियो रूप में हम कर सकते हैं चैनल से जुड़कर। साथ ही जो है हमने कुछ दिनों से पेपर 1 भी प्रारंभ किया है पढ़ाना, वो भी हम केवीएस मदान के किताब से पढ़ रहे हैं। उसमें हमने जो पहला टॉपिक है वह समाप्त होने की कगार पर है, कुछ थोड़ा सा अंश बचा है। अभी ये आज नहीं तो कल वह पेपर 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता, वह समाप्त हो जाएगा। फिर वह हम रिसर्च प्रारंभ करेंगे। ऐसे ही लाइन टू लाइन पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य इसका निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। इससे पहले हमने प्रेमचंद का कायाकल्प यह उपन्यास के बारे में संक्षिप्त परिचय देख रहे हैं। इसके बाद हम गबन यह प्रारंभ करते हैं। प्रेमाश्रम के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास गबन, जो 1930 में प्रकाशित होता है, प्रेमचंद का गबन उपन्यास। इसमें मध्य वर्ग की कमजोरियों का पर्दाफाश किया गया, यानी जो मध्य वर्ग की जो कमजोरियां है, यानी कहा जाए तो मध्य वर्ग या मध्यम वर्गीय परिवार में क्या होता है, जो भी उसकी कमजोरियां होती है, कमियां होती है, उस पर पर्दा डालकर उसको ढक दिया जाता है। लेकिन इस पर मध्य वर्ग परिवार की जो कमजोरी है, उस कमजोरियों को दिखाने का काम प्रेमचंद ने किया है। यह वर्ग आर्थिक दृष्टि से खोखला होता है, पर इस खोखलेपन को वह बाहरी टीम-टाम, झूठे प्रदर्शन, बड़ बोलेपन से ढाकता फिरता है। वह जो कुछ नहीं है उसी को सिद्ध करता है, और जो कुछ है उसका निषेध करता है। रंगनाथ इसी तरह का मध्यवर्गीय पात्र है। रंगनाथ अपनी पत्नी जापला को प्रेम करता है, पर काल्पनिक पैतृक ऐश्वर्य का रोब भी गालिब करता है। यानी वह अपनी रंगनाथ की पत्नी का नाम जालपा है, और वह जालपा को प्रेम करता है रंगनाथ, और वह एक पैतृक ऐश्वर्य यानी पैतृक संपत्ति का वह वर्णन भी करता है। घर की वास्तविक आर्थिक दशा जालपा के सामने आती है, यानी घर पत्नी को पता चलता है कि घर की आर्थिक सच्ची वास्तविकता क्या है। वह आभूषण का तगाजा करती है। फलस्वरूप रंगनाथ गबन करता है। वह भागकर कलकत्ता जा पहुंचता है। जालपा भी कलकत्ता आती है। देवी दीन खटीक का घर उपन्यास का रंगमंच बनता है। जालपा के चरित्र में अप्रत्याशित परिवर्तन होता है और उपन्यास राजनीतिक हो जाता है। अन्य उपन्यासों की तरह इसका ढांचा भी ढीला है, राजनीतिक मोड़ स्वाभाविक नहीं लगता। यह उपन्यास का अलग अंग है। पूर्वार्ध से भिन्न गबन के छपने की ठीक 1 वर्ष पहले भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। जनित दास की लंबी भूख हड़ताल से मृत्यु हुई। लाहौर कांग्रेस ने पूर्व स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा की। फलस्वरूप एक सामाजिक उपन्यास राजनीतिक उपन्यास में बदल गया, और सब कुछ तेजी से परिवर्तित होने लगा। इस बदलाव की भूमिका में देवी दीन खटीक और उनकी पत्नी जग्गो को प्रतिष्ठित किया गया है। उनके 2 जवान बेटे विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना देते हुए शहीद हो गए। इसका उन्हें गर्व है। देवी दीन नेताओं की असलियत जानता है। वह कहता है, अभी तुम्हारी राज नहीं है, अभी तुम्हारा राज नहीं है, तब भी तुम भोग विलास पर मरते हो। जब तुम्हारा राज हो जाएगा, तब तो तुम गरीबों को पीस कर पी जाओगे। झूठ मिल में काम करने वाले मजदूरों के
पशुवत जीवन को खोल कर रख देना भी वह नहीं भूलता। देवी दीन के प्रभाव से जालपा भी बदलती है और रंगनाथ की दोबारा गवाही से क्रांतिकारी अभियोग मुक्त होते हैं। अन्य उपन्यासों की तरह पुलिस का जुल्म यहाँ भी दिखाया गया है। अंत में यहाँ भी एक स्वर्ग उतारा गया है, जहाँ तब लोग कर्म लग्न होकर सुख शांति से जीते हैं। अभी उनका दूसरा जो महत्वपूर्ण उपन्यास है प्रेमचंद का, वह है कर्मभूमि। कर्मभूमि 1932 में प्रकाशित होता है। प्रेम श्रम की अगली मंजिल है। प्रेम श्रम के केवल किसान लड़ाई के मैदान में थे, यानी प्रेमाश्रम उपन्यास में केवल किसानों का आंदोलन दिखाया था। अभी कर्मभूमि में क्या है? कर्मभूमि उनके साथ मजदूर, छात्र, मध्य वर्ग, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष, धनी निर्धन आदि सभी लोग हैं। यानी कर्मभूमि उपन्यास में आंदोलन करने के लिए जो कर्मभूमि के साथ जो मजदूर वर्ग है, छात्र है, मध्य वर्ग यानी हिंदू मुस्लिम है, स्त्री पुरुष, धनी निर्धन सभी जो है वह सभी कर्मभूमि उपन्यास में आंदोलन करते हैं। सन 1930 के असहयोग आंदोलन में विभिन्न वर्गों, जातियों और धर्मों के लोग शामिल थे। सन 1928 में किसान मजदूर पार्टी की स्थापना हो गई थी। इसी वर्ष बारडोली का लगान बंदी आंदोलन भी शुरू हुआ। सन 1939 में गांधी इरविन फैक्ट को गया। इस देशव्यापी आंदोलन की औपन्यासिक अभिव्यक्ति कर्मभूमि भी है। यानी कहा जाए तो जिस प्रकार तत्कालीन समय में जो देश के स्वतंत्रता के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे, जनता पर जो अन्याय अत्याचार हो रहे थे, उन सभी का चित्रण पात्रों के माध्यम से प्रेमचंद ने उनके उपन्यासों में किया है। इस आंदोलन का नेता अमरकांत है। वह कुछ दूर तक किसानों का साथ देता है, लगान कम कराता है, लेकिन महंत के सामने झुक जाता है। आत्मानंद को जेल भिजवाता है, पुलिस के जुल्म से बचने के लिए जेल जाता है। उस समय सामान्य नेता की यही सच्ची तस्वीर है। इस समय भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। लगानबंदी आंदोलन होता है, पुलिस जालिमाना सख्ती करती है, गिरफ्तारी होती है, गोली चलाती है। लोग हड़ताल, यानी यह परीक्षा में पूछा जाने योग्य नहीं है, इतना नहीं पूछेगा इसलिए मैं पढ़ते जा रहा हूँ। लोग हड़ताल होते हैं, गोरे गुंडे बलात्कार करते हैं, लेकिन जनता का उत्साह कम नहीं होता। पुरुषों के साथ चलने में स्त्रियां पीछे नहीं है, कुछ डग आगे ही है। अंत में एक समझौता होता है, राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाता है। किंतु उपन्यास के उत्तरार्ध में प्रेमचंद की सुधारवादी मनोवृत्ति प्रबल हो जाती है। यानी कहा जाए तो कर्मभूमि उपन्यास में प्रेमचंद जो है सुधारवादी की तरफ आते हैं, यानी सुधारवादी रवैया अपनाते हैं। प्रेमचंद मनोवृत्ति प्रबल हो जाती है, पर उपन्यास में ऐसे आंदोलनों के प्रति वे अपनी शंका भी व्यक्त करते हैं। सैकड़ों घर बर्बाद हो जाने के सिवाय और कोई नतीजा नहीं निकला। यह जो है कर्मभूमि उपन्यास में प्रेमचंद कहते हैं सैकड़ों घर बर्बाद हो जाने के सिवाय और कोई नतीजा नहीं, यानी बर्बादी ही नतीजा मिला। अंततः वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमें प्रजा में जागृति और संस्कार उत्पन्न करने की चेष्टा करते रहना चाहिए। हमारी शक्ति पूरी जाति की आत्मा को जगाने में लगनी चाहिए। अपने उपन्यासों में प्रेमचंद ने यही काम किया है। प्रेमचंद के उपन्यासों के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे प्राय एकागी है। एक और वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकारों की श्रेणी में रखे जाते हैं, तो दूसरी ओर उन्हें द्वितीय श्रेणी का उपन्यासकार कहा जाता है। यानी एक तरफ वह उपन्यासकारों में सर्वप्रसिद्ध प्रथम श्रेणी में रखे जाते हैं और दूसरी तरफ जो है उसको द्वितीय श्रेणी के उपन्यासकार माना जाता है। कोई उन्हें गांधीवादी सिद्ध करता है तो कोई मार्क्सवादी, कोई आदर्शवादी कहता है तो कोई यथार्थवादी, कोई उनके कथ्य को भारतीय कहता है तो कोई रूप को पाश्चात्य यानी अभारतीय। भिन्न भिन्न रंगीन चश्मों से चश्मे का रंग हावी हो जाता है। प्रेमचंद पीछे छूट जाते हैं। वादग्रस्त होकर न जीवन को ठीक ठिकाने से देखा जा सकता है और न साहित्य को। अंततः प्रेमचंद को विभिन्न कोणों से देखकर ही उनकी वास्तविकता समझी जा सकती है। यह कथन इम्पोर्टेंट है। यह कहाँ से पूछा जाएगा? यहाँ से। भिन्न भिन्न रंगीन चश्मों से चश्मों का रंग हावी हो जाता है। प्रेमचंद पीछे छूट जाते हैं। वादग्रस्त होकर न
जीवन को ठीक ठिकाने से देखा जा सकता है और न साहित्य को। अंततः प्रेमचंद को विभिन्न कोणों से देखकर ही उनकी वास्तविकता समझी जा सकती है, यह बच्चन सिंह का कथन है। वे मूलतः गांधीवादी है और भारतीय परंपरा से उनका गहरा लगाव है, यानी प्रेमचंद का। गोदान उपन्यास जो है उनका 1936 के पहले के उपन्यास गांधीवादी प्रभाव के कारण एक सांचे में ढले हुए हैं। गोदान में वे गांधीवाद से मुक्त है, मार्क्सवाद से भी उनका सरोकार नहीं है। न तो उन्हें गांधीवादी यूटोपिया में विश्वास रह गया है और न बल्गेरिया और रूस से आने वाली पत्रों में छपी किसानों की खुशहाल जिंदगी की खबरों में वे अपने देश के किसानों की दयनीय जिंदगी का सीधा साक्षात्कार करते हैं और गोदान भारतीय किसानों का स्मर्मपर्शी, करुण और त्रासद दस्तावेज बन जाता है। यानी गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य गोदान उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद किसान जीवन का औपन्यासिक चित्रण करने वाले प्रथम भारतीय उपन्यासकार नहीं थे। उनके पहले उड़ीसा के फरीक मोहन सेनापति ने 1847 में थमाड़ 8 गुंट 6 बीघा जमीन में किसान जीवन की समस्या उठाई थी। यानी प्रेमचंद से पूर्व उपन्यासों में किसानों का वर्णन किसने किया था? जो कि उड़ीसा के उपन्यासकार थे, उनका नाम था फरीक मोहन सेनापति। 1847 में उन्होंने उपन्यास लिखा था छमाड़ 8 गुंट यानी 6 बीघा जमीन, वो किसान जीवन की समस्या उठाई थी। पर प्रेमचंद ने युगानुरूप इसे व्यापक, जटिल और गंभीर बनाया है। जिस भारतीय संस्कृति को प्रसाद अपने नाटकों उपन्यासों में खोज रहे थे, उसी को उनके लोक उन्मुखी रूप को प्रेमचंद तत्कालीन इतिहास के किसान जीवन में किसानी संस्कृति को उजागर करने के लिए उन्होंने सबसे पहले किसानी भाषा का प्रयोग किया। विभिन्न वर्गों जातियों की सांस्कृतिक जड़ें उनकी भाषा में निहित होती है। रंगनाथ और देवी दीन खटीक की भाषा अलग है। मालती मेहता और धनिया होरी की गाय संस्कृति और गृहस्थिक जीवन की भाषा अलग है। राय साहब की रामलीला और गोबर की होली का हुड़दंग भाषाई स्तर पर अलग है। इसलिए सांस्कृतिक स्तर पर भी होरी की मृत्यु सहज सरल ग्रामीण जीवन की भी मृत्यु है। शहर और गांव के गरीबों की संस्कृति एक है। पाठानीन पेट काटकर अमरकांत के नवजात शिशु के लिए कुर्ता और टोपी तैयार करती है। इसके साथ उनका हार्दिक प्यार में लिपटा हुआ है। औद्योगिक सभ्यता गांव के सामूहिक जीवन को नष्ट करती जाती है। नृत्य गीत से संबंध जन संस्कृति को बड़े लोग घृणा करते हैं। प्रेमचंद उसे जीवित रखने के पक्ष में है। प्रेमचंद के महत्व को स्वीकार करते हुए भी उनकी कलात्मक त्रुटियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके सभी उपन्यासों के कथानक शिथिल है। शिथिलता या बिखराव अपने आप में दोष नहीं है, बशर्ते वह औपन्यासिक उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो। गोदान के अतिरिक्त अन्य उपन्यासों की हृदय परिवर्तनवादी परिणतियाँ उन्हें कृत्रिम बना देती है। जगह जगह उत्तरक नैरेटर का हस्तक्षेप उपन्यास कथा प्रवाह का हस्तक्षेप बन जाता है। गोदान ऐसे यथार्थपरक उपन्यास में भी नगर कथा ठूस ठास बन जाती है। स्थान स्थान पर बैपंद और भी है, किंतु इससे प्रेमचंद का महत्व कम नहीं होता। यह बच्चन सिंह का कथन है। अभी यहाँ से जो दूसरे उपन्यासकार है प्रेमचंद के बाद के, वह है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में होता है और उनकी मृत्यु 1937 में होती है। प्रसाद मूलतः कवि है। उनके कवित्व की छाप उनके कथा साहित्य पर देखी जा सकती है। यानी जयशंकर प्रसाद मूलतः कवि है और उनकी कवित्व की जो छाप है, कविता लिखने का जो गुण है, वह उनके कथा साहित्य में मिलता है। फिर भी उपन्यासों पर यथार्थ का रंग कुछ अधिक है। कंकाल, तितली और इरावती, यानी कहा जाए तो कंकाल, तितली और जयशंकर प्रसाद का इरावती यह अधूरा उपन्यास है। कंकाल टेढ़ यथार्थपरक है। संभवतः इसकी प्रेरणा उन्हें भारतेंदु के नाटक प्रेम
प्रेम योगिनी से मिली हो। यानी कंकाल उपन्यास लिखने की जयशंकर को प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो भारतेंदु के नाटक प्रेम योगिनी से मिली है। यानी ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंदु का नाटक प्रेम योगिनी से प्रभावित होकर जयशंकर प्रसाद ने कौन सा उपन्यास लिखा, और उसमें पर्याय दिए जाएंगे कंकाल, तितली, कंकाल, इरावती, यानी उनके 3 ही उपन्यास है। तो कंकाल उपन्यास जयशंकर प्रसाद ने यथार्थपरक समझौता की प्रेरणा पर भारतेंदु के नाटक प्रेम योगिनी से मिली हो। उन्होंने अपने एक निबंध यथार्थवाद और छायावाद में लिखा है, श्री हरिश्चंद्र ने राष्ट्रीय वेदना के साथ ही जीवन के यथार्थ रूप का भी चित्रण आरंभ किया था। प्रेम योगिनी में इस ढंग का पहला प्रयास है, और देखी तुमरी काशी वाली कविता को भी इसी श्रेणी का समझता हूँ। यानी जयशंकर प्रसाद भारतेंदु के बारे में लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखते हैं। श्री हरिश्चंद्र ने राष्ट्रीय वेदना के साथ ही जीवन के यथार्थ रूप का चित्रण आरंभ किया था। यानी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति बताते हुए वह उस तत्कालीन समय में जो जीवन था, उस जीवन के यथार्थ रूप का भी चित्रण रेखांकित करने का काम किया था। प्रेम योगिनी में इस ढंग का पहला प्रयास है, और देखी तुमरी काशी वाली कविता को भी इसी श्रेणी का समझता हूँ। प्रेम योगिनी में काशी तीर्थ की धार्मिक रामनामी को उतारकर उसे नंगा कर दिया गया है। प्रसाद ने प्रयाग, काशी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन आदि तीर्थ स्थानों को अपनी कथा का केंद्र बनाया है। यानी जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन सी तीर्थ स्थानों को अपनी कथा साहित्य का क्षेत्र बनाया है? तो प्रसाद ने प्रयाग, काशी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, इन तीर्थ स्थानों को उन्होंने अपनी कथा साहित्य का केंद्र बनाया है। इन तीर्थों के मठों, मंदिरों, मेलों ठेलों में होने वाली धार्मिक अत्याचारों में लिप्त बाबा लोगों को प्रसाद ने नंगा ही नहीं किया है, बल्कि इन धार्मिक संस्थाओं पर भी गहरा प्रहार किया है। यानी उस मंदिर मस्जिद जो भी वहाँ तीर्थ स्थान होते हैं, वहाँ के जो जितने बाबा होते हैं वह पैसा लूटने का काम करते हैं। इसके साथ ही नहीं, मंदिरों में, बड़े बड़े देवस्थानों में बहुत सारे भ्रष्टाचार चलते हैं, बहुत सारे गलत काम होते हैं। उन सभी कामों को प्रसाद ने उजागर करने का काम किया है। सारा अधर्म तो इन तीर्थों में ही होता है, इसकी शिकार मुख्यतः स्त्रियाँ होती है। यानी ये बच्चन सिंह का कथन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सारा अधर्म तो इन्हीं तीर्थों में ही होता है, इनकी शिकार मुख्यतः स्त्रियाँ होती है। यह बच्चन सिंह का कथन है। इस तरह के अत्याचारों में हिंदू धर्म के ठेकेदार ही संलग्न नहीं है, इस्लाम और ईसाई धर्म के मुल्ला और पादरी भी है। यानी यहाँ से यहाँ तक पूछा जा सकता है, सारा अधर्म तो इन तीर्थों में ही होता है, इसकी शिकार मुख्यतः स्त्रियाँ होती है। इस तरह के अत्याचारों में हिंदू धर्म के ठेकेदार ही संलग्न नहीं है, इस्लाम और ईसाई धर्म के मुल्ला और पादरी भी है। यानी कहा जाए तो जो देवस्थान होते हैं, जितने भी गलत काम होते हैं उन देवस्थानों में होते हैं और तीर्थ स्थानों में होते हैं, और उनके जो शिकार है सबसे अधिक महिलाएं होती है। इस तरह के अत्याचार, यानी ऐसे जो अत्याचार केवल हिंदू धर्म में नहीं होते हैं, यानी उसके हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म में होते हैं, ईसाई धर्म के मुल्ला और पादरी भी इसमें शामिल होते हैं अत्याचार करने में। कभी इन संस्थाओं की भूमिका समाज निर्माण में सहायक रही होगी, पर इस समय तो उनके ध्वस्तों में ही मानवीय भेदभाव और अत्याचार समाप्त हो जाते हैं। धर्म संघ की स्थापना को वे एक ढोंग कहते हैं। इसी धर्म संघ की छत्र छाया में धर्म की ध्वजा उड़ाने पापी महात्मा बन बैठे हैं, और इसके नीचे समाज का कंकाल पड़ा है। इनके सभी पात्र नाजायज संतानें हैं, फिर भी घंटी, तारा, विजय आदि के अपने व्यक्तित्व है। यानी जयशंकर प्रसाद के 21 उपन्यास के पात्र जो है वह नाजायज संतानें हैं, तो कंकाल उपन्यास के पात्र नाजायज संस्थानें हैं, और फिर भी उस कंकाल उपन्यास के जो पात्र है घंटी, तारा, वह एक तारा, विजय, यह जो है व्यक्तित्व से धनी है। घंटी, यमुना, तारा सभी स्त्री की करुण यंत्रणा के लिए उत्तरदायी पुरुष समाज पर व्यंग करती है। प्रसाद भी एक संघ भारत संघ की स्थापना कराते हैं, जिसमें प्राकृतिक आशंकाओं की पूर्ति के लिए
अवकाश है। मठों मंदिरों से कुछ होने वाला नहीं है। यदि कुछ हो सकता है तो व्यक्ति के आंतरिक परिवर्तन द्वारा यही धर्म है। यानी कहा जाए तो प्रसाद जो है, प्रसाद ने भी एक संघ की स्थापना की थी, उसका नाम है भारत संघ। और वह भारत संघ की स्थापना कराते हुए उसमें प्राकृतिक आशंकाओं की पूर्ति करने के लिए अवकाश है। फिर मठों मंदिरों से कुछ होने वाला नहीं, यानी जो भी मठ है, मंदिर है, देवस्थान है, तीर्थस्थान है, उससे कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। यदि कुछ हो सकता है तो व्यक्ति के आंतरिक परिवर्तन द्वारा, यानी व्यक्ति के हृदय में, व्यक्ति के स्वभाव में यदि परिवर्तन होता है तो बहुत कुछ होता है। मंदिरों से, मठों से कुछ नहीं होने वाला। इनका दूसरा जो उपन्यास है वह है तितली। तितली उपन्यास 1934 में प्रकाशित होता है। उपन्यास कंकाल से भिन्न भूमि पर प्रतीति, यानी तितली जो उपन्यास है वह कंकाल उपन्यास से भिन्न है, अलग है। कंकाल धर्म आडंबर से ही संबंध होने के कारण एकागी हो गया है। यानी तितली जो उपन्यास है वह धर्म आडंबर के आधार पर लिखा गया है, जबकि तितली किन्हीं अंशों में प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यास है। यानी जयशंकर प्रसाद का जो तितली उपन्यास है वह तितली उपन्यास प्रेमचंद की परंपरा के आधार पर है। कंकाल यथार्थ परक है तो तितली आदर्श परक। तितली में ढलती हुई सामंती व्यवस्था, जमींदारी प्रथा की दुर्बलताएं, ग्रामीण समाज की सरलता और स्वार्थवर्ती सम्मिलित कुटुंब की विकृतियां, त्योहारों के उत्सव आदि का चित्रण हुआ है। यानी उनका कंकाल जो उपन्यास है, कंकाल उपन्यास यथार्थवादी है, यथार्थपरक है, और तितली उपन्यास आदर्श परक है। तितली उपन्यास में ढलती हुई जो सामंती व्यवस्था थी, जमींदारी प्रथा थी, उन सभी का उन्होंने चित्रण किया है। ग्रामीण समाज की सरलता और स्वार्थवृत्ति सम्मिलित हुई है। विकृतियाँ, त्योहारों के उत्सव आदि का चित्रण हुआ है। पर यह समस्याएं गौण है। मुख्य समस्या है भारतीय जीवन दृष्टि को लेकर चलने वाली तितली और पाश्चात्य जीवन दृष्टि को लेकर चलने वाली शैली की टकराहट। भारतीय नारी के जीवन दर्शन की विजय होती है। कंकाल में इंद्रिय परिग्रह है तो तितली में अपरिग्रह। यानी कंकाल उपन्यास में इंद्रिय परिग्रह बताया है तो तितली उपन्यास में अपरिग्रह है। तितली मधुवन, इंद्रदेव आदि अद्भुत संयमी है। शैला में इंद्रिय विकार अवश्य है पर उनमें भी परिष्कार आ जाता है। तितली कामायनी की श्रद्धा है और शैला चंद्रगुप्त मौर्य की कालनीलिया। यानी तितली क्या है, तितली जो है वह कामायनी उपन्यास की श्रद्धा है और चंद्रगुप्त मौर्य की कालनीलिया जो है वह तितली की शैला से कहती है। तुम धर्म के बाहरी आवरण में अपने को ढककर हिंदू स्त्री बन गई हो, किंतु उसकी संस्कृति की मूल शिक्षा मूल रही हो। हिंदू स्त्री का श्रद्धापूर्ण समर्पण उसकी साधना का प्राण है। कामायनी की श्रद्धा भी बार बार इस समर्पण को रेखांकित करती है। धर्म के बाहरी आवरण का पर्दाफाश तो कंकाल में किया जा चुका है। यहाँ पर भी प्रसाद आवरण को हटाकर सत्य की खोज करते हैं, किंतु श्रद्धापूर्ण आत्मसमर्पण बुद्धिवाद के विरुद्ध छायावादी आदर्श है। नारी की चरम साधना यही है क्या? शैली का चरित्र आधुनिक और मनोवैज्ञानिक है। यानी जो शैली, जो उपन्यास की जो पात्रा है उसका जो चरित्र है वह आधुनिक और मनोवैज्ञानिक है। वह इंद्रदेव की विवाहिता होकर भी श्रद्धापूर्ण आत्मसमर्पण नहीं कर पाती। यानी शैला जो है वह इंद्रदेव की पत्नी है, फिर भी वह आत्मसमर्पण नहीं करती। वह कभी इंद्रदेव की ओर आकृष्ट होती है तो कभी वाटसन के प्रति। वह जिस रूप में है उस रूप में उसे स्नेह करने को कोई तैयार नहीं है। यानी जिस रूप में है उस रूप में शैली को कोई नहीं स्वीकार पाता। लोग आवरण चाहते हैं। यह अलगाव, अकेलापन इसलिए है कि वह पति से अद्वैतता नहीं स्थापित कर पाती। पर तितली का जादू चल जाता है। शैली भी श्रद्धापूर्ण आत्मसमर्पण कर देती है। इस आदर्श के बावजूद शैला के भटकाव का मनोवैज्ञानिक महत्व है। जैनेन्द्र और आगे के उपन्यासों में इसकी अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। यानी जैनेन्द्र और आगे के उपन्यास मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। श्रद्धापूर्ण आत्मसमर्पण अतीत का आदर्श। गद्य पद्य में प्रसाद से पहले 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए।
अभी जो दूसरे जो उपन्यासकार हैं, तितली में धामपुर का सुधार समूह द्वारा नहीं, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा होता है। यानी तितली उपन्यास में जो सुधार है वह सुधार किसी समूह द्वारा नहीं होता है बल्कि व्यक्तियों द्वारा होता है। अभी अगले जो उपन्यासकार है वह है जैनेन्द्र। जैनेन्द्र का जन्म 1905 में होता है और उनकी मृत्यु 1988 में होती है। जैनेन्द्र का हिंदी साहित्य के औपन्यासिक क्षेत्र में आना एक घटना है, यानी जैनेन्द्र जो है औपन्यासिक या उपन्यास के क्षेत्र में आना एक घटना है। उनके साथ ही हिंदी उपन्यास अपनी क्रमागत परंपरा से विच्छिन्न हो जाता है या सर्वथा एक नई दिशा की ओर मुड़ जाता है। यानी जैनेन्द्र जो है उपन्यास क्षेत्र में आने से उपन्यास क्षेत्र का जो रुख है, परंपरा जो है उपन्यास की, वह एक नई दिशा में मोड़ लेती है, एक नया रूप धारण करती है। यह दिशा आधुनिकतावाद की दिशा है। वे हिंदी के पहले आधुनिकतावादी कथाकार हैं। यानी हिंदी के पहले आधुनिकतावादी कथाकार कौन है? तो जैनेन्द्र है। उनके पूर्ववर्ती और समकालीन उपन्यास विशिष्ट सामाजिक संस्था थे। कोई यथार्थवादी था तो कोई आदर्शवादी। उनमें घटनाओं, आंदोलनों, सामाजिक विकृतियों की प्रमुखता थी। कथानक, चरित्र चित्रण, देशकाल वर्णन, कहन आदि की दृष्टि से वे एकरूप थे। यानी जैनेन्द्र के पहले उपन्यासों में जैनेन्द्र ने उपन्यास का एंथेटिक्स बदल दिया। यानी जैनेन्द्र ने जो उपन्यास की जो कथा थी, विषय थे, वह बदल दिए। उपन्यास स्वयं में अधिक स्वायत्त हो गया। उनका उपन्यास समाज या व्यक्ति को बदलने का दावा नहीं करता और न ठोस भौतिक पदार्थों से उसका कोई नाता होता है। उसकी नई भाषिक संरचना, काव्यात्मक और प्रतीक विधान, काल चेतना आदि में जो परिवर्तन आया, उसे षट तत्ववादी सिद्धांतों से नहीं परखा जा सकता। यानी यह जैनेन्द्र के बारे में बच्चन सिंह कहते हैं, जैनेन्द्र ने उपन्यास का जो एंथेटिक्स बदल दिया। यहाँ से पूछा जाता है, उपन्यास स्वयं में अधिक स्वायत्त हो गया। उनका उपन्यास समाज या व्यक्ति को बदलने का दावा नहीं करता और न ठोस भौतिक पदार्थों से उनका कोई नाता होता है। उसकी नई भाषिक संरचना, काव्यात्मकता और प्रतीक विधान, काल चेतना आदि में जो परिवर्तन आया, उसे षट तत्ववादी सिद्धांतों से नहीं परखा जा सकता। सब मिलाकर वह एक पैटर्न बनता है जिसमें परिस्थितिगत व्यक्ति चिंतनग्रस्त होकर अंतर्मंथन करता है। पारंपरिक उपन्यासों में व्यक्ति या समूह समाज से लड़ता है, तो जैनेन्द्र के उपन्यासों के व्यक्ति अपने से लड़ते हैं। यानी जो पारंपरिक जैनेन्द्र के पूर्व जो लिखे जाने वाले उपन्यास थे, उन उपन्यासों में समूह के साथ लड़ता है, व्यक्ति व्यक्ति के साथ लड़ता है, अन्य के साथ। लेकिन जैनेन्द्र के उपन्यासों में क्या है, जैनेन्द्र ने क्या किया है, व्यक्ति किसी और से नहीं लड़कर खुद के साथ लड़ता है। व्यक्ति अपने से लड़ता है, यानी खुद के साथ संघर्ष करता है। उनमें स्थूल सामाजिक नैतिक संघर्ष के स्थान पर आत्मस्थ नैतिक संघर्ष और जटिल मानसिकता मिलती है। इस तरह की विषय वस्तु लेकर लघु उपन्यास ही लिखे जा सकते हैं। उन्होंने अनेक उपन्यासों की रचना की है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, दर्शक आदि। यानी जैनेन्द्र के उपन्यास कौन से है, एक बार याद रखिए, मैं पढ़ता हूँ। पहला उपन्यास उनका परख है, दूसरा सुनीता है, तीसरा है त्यागपत्र, चौथा है कल्याणी, पांचवा है सुखदा और छठवा है विवर्त और सातवां है दशार्क। यह उनके उपन्यास है। इसमें से मुख्य उपन्यास 3 ही है। अभी इन 7 उपन्यासों में मुख्य उपन्यास कौन से है, महत्वपूर्ण जो हाँ 3 है। कौन से 3 है? परख, सुनीता और त्यागपत्र। परख, सुनीता और त्यागपत्र यह जैनेन्द्र के महत्वपूर्ण उपन्यास है। शेष उपन्यास उन्हीं की एक्सेप्टेशन है। परख सन 1929 में प्रकाशित हुआ था, यानी परख उपन्यास 1929 में प्रकाशित हुआ था। त्यागपत्र 1937 में प्रकाशित हुआ है। इस समय तक स्वच्छंदतावाद या छायावाद सभा, यानी इस समय जो है छायावाद या स्वतंत्रतावाद समाप्त होता। परख पर छायावाद का पूरा प्रभाव है, पर शेष दोनों उपन्यास छायावाद की देहरी लांघ कर आधुनिकता के दायरे में प्रवेश करते। यानी जैनेन्द्र का जो परख उपन्यास है वह छायावाद की प्रवृत्तियों से, छायावाद से प्रभावित है, मगर उसके बाद जो 2 उपन्यास है, वह बाकी के 2 उपन्यास छायावाद की जो सीमा है, छायावाद की जो मर्यादा है, उसको लांघ कर आगे निकल जाते हैं और आधुनिकता में प्रवेश करते हैं। परख उनका पहला उपन्यास है। उसका प्रेम
प्रेम अशरीरी और प्लेटोनिक है। वह प्रेम सत्य धन से करती है और विवाह बिहारी से। यानी जैनेन्द्र का जो परग उपन्यास है, परग उपन्यास में उसका प्रेम यानी उस नायिका का प्रेम जो है अशारीरिक और प्लेटोनिक है। वह प्रेम सत्यधन नामक से करती है और विवाह जो है बिहारी से करती है। छायावादी कवियों की तरह इसमें भी रहस्य, दर्शन, जिज्ञासा, विस्मय और घोल है। वैवाहिक जीवन में भी शारीरिक संबंध के विषय में कटो के प्रश्न है। बिहारी बाबू, क्या यह नहीं हो सकता? क्या हम भी दो ऐसे नहीं हो सकते? दूर फिर भी बिल्कुल पास, अलग अलग फिर भी अभिन्न, दो फिर भी एक ही उद्देश्य, एक ही जीवन लक्ष्य में पिरोए हुए। कटो के साथ यह जैनेन्द्र की भी आत्म परीक्षा, सेल्फ क्वेश्चनिंग है। यह प्रश्न पाठकों के सामने भी है। वे सोचे उपन्यासकार का काम जहाँ समाप्त होता है वहाँ से पाठक का शुरू होता है। यानी यह जो है परक उपन्यास का महत्वपूर्ण कथन है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। वैवाहिक जीवन में भी शारीरिक संबंध के विषय में कटो के प्रश्न, यानी कटो जो है नायिका है परक उपन्यास की, और वह बिहारी बाबू के साथ शादी करती है और बिहारी बाबू से कहती है किसके बारे में? वैवाहिक जीवन के शारीरिक संबंध के बारे में। बिहारी बाबू, क्या यह नहीं हो सकता? क्या हम भी दो ऐसे नहीं हो सकते? दूर फिर भी बिल्कुल पास, यानी हृदय का हृदय से प्रेम, अलग फिर भी अभिन्न, दो फिर भी एक ही उद्देश्य, एक ही जीवन लक्ष्य में पिरोए हुए। कटो के साथ, यानी कटो के साथ यह लेखक ने खुद का भी एक आत्मपरिचय यानी खुद का आत्मकथन भी कहाँ है यह प्रश्न पाठकों के सामने उपस्थित होता है। और यहाँ पर जो है लेखक का काम खत्म होता है और पाठक जो है सोचना शुरू करता है। अभी यहाँ पर दूसरा उपन्यास जैनेन्द्र का सुनीता है। सुनीता 1935 में प्रकाशित होता है। इसका कथानक, सुनीता उपन्यास का कथानक जो है वह अत्यंत झीना है और यह यथार्थपरक उपन्यास नहीं है, किंतु मानसिक स्तर पर वैसी समस्या उठती है। यानी मानसिक स्तर पर समस्याओं का उठना यह सुनीता उपन्यास में चित्रित किया है। स्थूल रूप से इसमें भी विवाह और प्रेम की समस्या है। इसके साथ घर की एक रस्ता की समस्या है। यह एक रस्ता किसी आर्थिक सामाजिक कारण से नहीं उत्पन्न होती। इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण है बहता हुआ जीवन। तालाब के जल को जब विकास नहीं मिलता तब उसे संढोत आ जाती है। यानी कहा जाए तो वह तालाब का पानी प्रवाहित नहीं होता है, एक वह घेरे में रहता है, बंद रहता है, वह प्रवाहित नहीं हो सकता, तो वह तालाब का पानी दूषित हो जाता है ज़्यादा दिन रह कर। तो वह इसी प्रकार जो है कहा जाए तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। तालाब के जल को जब विकास नहीं मिलता तब उसे संढोत आ जाती है। विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है जिसका अर्थ खो गया है या फिर उसे वह अर्थ कभी भी नहीं मिला जिसे समाज ने दिया था। यानी विवाह एक व्यवस्था है और विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है। जिसका विवाह हो जाता है उसको विवाह जैसा अर्थ नहीं मिलता। यह एक समाज ने बनाई हुई व्यवस्था है। ये बच्चन सिंह का कथन है। श्रीकांत और सुनीता का दाम्पत्य जीवन सुखी पर नीरस है। यानी सुनीता उपन्यास में सुनीता और श्रीकांत का जो दाम्पत्य जीवन है वह सुखी है मगर निराशा से भरा हुआ है। वह तालाब के जल की तरह शांत है, कहीं से भी न वह आंदोलित होता है न उसमें लहर उठती है। हरि प्रसन्न को घर में प्रवेश कराकर श्रीकांत विवाह के तालाब को आंदोलित करता है। यानी श्रीकांत जो है वह एक हरि प्रसन्न को घर में ले आता है और फिर विवाह के तालाब को आंदोलित करता है, उसकी एक रास्ता तोड़ता है। पर इससे घर टूटने की समस्या खड़ी हो जाती है। यानी इससे जो घर टूटने की, परिवार बिखरने की समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या को शरत ने भी उठाया है और रवि बाबू ने भी अपने अपने ढंग से। शरत सतीत्व और एकनिष्ठ प्रेम को एक नहीं मानते। सतीत्व संबंधी मान्यताओं को लेकर बराबर मतभेद रहा है। सतीत्व शरीरनिष्ठ है, प्रेम हृदयनिष्ठ। रवि बाबू का घर बाहर स्त्री को पति की निगरानी से मुक्त करने की दृष्टि से लिखा गया है। रवि बाबू के घर बाहर में यदि बाहर का व्यक्ति
चल चला न जाता तो घर टूट जाता, किंतु जैनेंद्र ने घर को तोड़ा है और न बाहर को। यानी जैनेंद्र ने घर को भी नहीं तोड़ा है, बाहर का व्यक्ति घर में आने से घर को भी नहीं तोड़ा है और बाहर को भी। अंत में हरिप्रसन्न के सामने सुनीता का अनावृत होना सिनिकल जरूर लगता है, पर वह स्व उद्देश्य है। इसके माध्यम से स्वयं को ही अनावृत नहीं करती, क्रांतिकारी हरिप्रसन्न को भी अनावृत करती है। इससे श्रीकांत की एक रास्ता को तोड़ने की योजना भी अनावृत होती है। सत्य को ढूंढने के लिए अनावरों को हटाना पड़ेगा, लेकिन जीने के लिए आवरण जरूरी है। हरिप्रसन्न का बनाया हुआ क्रूसिफिकेशन का चित्र सबका क्रूसिफिकेशन है। अंत यह प्रश्नों का उपन्यास बन जाता है। स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, नाती क्या है, और यह कमबख्त क्या चीज़ है जिसे प्रेम का नाम देकर, यानी कहा जाए तो सुनीता उपन्यास में स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, नाते क्या है, यह ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं और इसका उत्तर कुछ नहीं देता। और यह कमबख्त क्या चीज़ है जिसे प्रेम का नाम देकर आदमी ने चाहा बांध दे, पर जो वैसे ही न बंध सका, वैसे वृक्ष से आंधी नहीं बंध सकती। यह क्या है, कौन है। यानी यह कितना महत्वपूर्ण कथन है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। अंततः यह प्रश्नों का उपन्यास बन जाता है। स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, नाते क्या है, और यह कमबख्त क्या चीज़ है जिसे प्रेम का नाम देकर आदमी ने चाहा बांध दे, पर जो वैसे ही न बन सका, जैसे वृक्ष से आंधी नहीं बंध सकती। वह क्या है, कौन है। यह सुनीता उपन्यास का कथन है। अभी उनका अगला उपन्यास जो है वह है त्यागपत्र। त्यागपत्र 1937 का समारंभ होता है, यानी 1937 में प्रकाशित होता है। नहीं भाई, पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे नहीं होगी। आज तो पाप पुण्य के बीच खींची हुई पारंपरिक विभाजक रेखा और भी मिट गई है। इस उपन्यास के, यानी यह जो है त्यागपत्र उपन्यास का महत्वपूर्ण कथन है। नहीं भाई, पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे नहीं होगी। आज तो पाप पुण्य के बीच खींची हुई पारंपरिक विभाजक रेखा और भी मिट गई है। इस उपन्यास के ठीक 2 वर्ष पहले 1934 में भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा इसी विषय वस्तु को लेकर प्रकाशित हो चुका था। यानी भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा उपन्यास जो है इसी विषय वस्तु के आधार पर है। किंतु चित्रलेखा में योगी और भोगी की 2 कोटियां हैं। अंत में निर्णय भी स्पष्ट हो जाता है, लेकिन त्यागपत्र का पाठक ऐसा निर्णय भी ले सकता है जो दयाल के मत के अनुकूल हो सकता है। मृणाल की गतिविधियों को लेकर अनेक प्रश्न उठाए भी गए हैं। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों में भी सत असत की कोटियाँ बनी हुई है। जैनेंद्र सत असत की पूर्व निर्धारित कोटियों में विश्वास नहीं करते। उपन्यास वैवाहिक विडंबना पर आधारित है। विवाह का संबंध केवल 2 व्यक्तियों से नहीं, पूरे समाज से है। यानी विवाह का जो संबंध है वह 2 व्यक्तियों से नहीं होता है, पूरे समाज से होता है। इस विडंबना का शिकार है मृणाल। मृणाल को आर्य गृहिणी के ढांचे में ढालने की कोशिश की गई है, कड़े अनुशासन में रखा गया है। यानी किसमें, यह उनका त्यागपत्र उपन्यास में। त्यागपत्र उपन्यास का मृणाल पात्र है। अनुशासन में रखा गया है, स्वतंत्रता से वंचित किया गया है, किंतु उसके लिए वे सभी घेरे छोड़ पड़ गए हैं। परख में एक व्यक्ति से विवाह दूसरे व्यक्ति से प्यार किया जा सकता है। यानी परख उपन्यास में क्या है, एक व्यक्ति से विवाह कर दूसरे व्यक्ति से प्यार किया जाता है। सुनीता में दूसरे व्यक्ति के संपर्क द्वारा जीवन में आंदोलन सक्रिय हो ले आने की छूट है, किंतु त्यागपत्र में एक व्यक्ति से प्रेम और दूसरे से विवाह मृणाल को अभिशापित और निर्वासित बना देता है। अपनी सहेली के भाई को वह प्यार करती है। यानी मृणाल जो है अपनी सहेली के भाई को प्यार करती है। इसके लिए उस पर मार पड़ती है। इस मार से वह कहीं भीतर से टूट जाती है। टूटने की इस जटिल मानसिक प्रक्रिया को जैनेंद्र ने कुछ प्रतीक संकेतों द्वारा अत्यंत मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। वह मुझे आप उपदेश नहीं देती, बल्कि अपनी छाती से लगाकर जाने पार कहाँ देखने लगती है। वह शाम के वक्त छत पर खटोला डाले ऊपर उड़ती हुई चीलों को ही दुपचाप
देख चुपचाप देख रही है। कभी पतंग के पेंच देखती है और कटी हुई पतंग पर जब तक ओझल न हो जाए आंख गाड़े रहती है, और नहीं तो खटोले पर पेट के बल लेटकर कोयले से धरती पर कीड़म कांटे की खींचती है। यानी यह त्यागपत्र उपन्यास के कथन है। जाने पार कहाँ देखती है छायावादी कविता का दार्शनिक टुकड़ा नहीं है। वह इस पार की जटिलताओं पर गहरी रोशनी झाल, यानी क्षितिज के पार क्या है देखने की आशा। पतंग की पेंच, छील, कोरम, कांटे आदि उसकी उलझी हुई मनोवृत्तियाँ विक्षोभ और गहन से गहनतर होती हुई व्यथा को प्रतीत करती है। जानवी कहानी में भी इस इन्हीं प्रतीकों का प्रयोग है। वह प्रमोद से कहती है, मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। पुरुष समाज को इससे कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते उसे पिंजड़े में रहना स्वीकार हो। यानी वह कहती है कि मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। चिड़िया हो तो पुरुष को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि उसको पिंजरे में रहना स्वीकार हो चिड़िया होने से। शीला के भाई के प्रति राग दृष्टि उनके पैरों की बेड़ी बन जाती है। वह अनमेल विवाह की लोह श्रृंखला में जकड़ जाती है। एक दिन प्रणयी के प्रेम पत्र की चर्चा अपने उधेड़ पति से कर देती है। फलतः पति उसे घर से निष्कासित कर देता है। फिर वह अपने अभिजात समाज में नहीं लौटती, तथाकथित नीच समाज में रहना पसंद करती है, क्योंकि वहाँ सदाचार का आचरण नहीं है। जहाँ कहीं आश्रय मिलता है वहाँ वह टिक जाती है। कोयले वाले को अपना तन दे देती है। अपने पहले दोनों उपन्यासों में वह तन की पवित्रता बनाए रखते हैं, किंतु यहाँ पहुँचते पहुँचते उसका कोई मूल्य नहीं रहता। मृणाल का तन देना राजजन्य नहीं है। उसे इसमें कोई मानवीय मूल्य नहीं दिखाई देता। वह एक स्थान से दूसरे स्थान भटकती रहती है, सभ्य समाज से निर्वासित होकर असभ्य लोगों के बीच रहती है, जहाँ इंसानियत का निवास है। वह समाज को नहीं अपने को तोड़ती है। मैं समाज को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहती। यानी यह मृणाल का कथन है त्यागपत्र उपन्यास में। मैं समाज को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहती हूँ। समाज टूटा तो हम किसके भीतर बनेंगे, यह किसके भीतर बिगड़ेंगे। इसलिए इतना ही कह सकती हूँ कि समाज से अलग होकर उसकी मंगलकांक्षा में खुद ही टूटती रहूं। क्या वह टूटकर समाज का हृदय परिवर्तन करना चाहती है? यदि ऐसा है तो इसे गांधीवाद का ऋणात्मक प्रभाव कह सकते हैं। यानी बच्चन सिंह का भी कथन है। मृणाल की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु की इस लंबी प्रक्रिया से गुजरने वाली बुआ को देखकर प्रमोद आहत है। घटनाएं होती है, होकर चली जाती है। हम जीते हैं और जीते जीते एक रोज़ मर जाते हैं। जीना किस हौसले से आरंभ करते हैं, पर उस जीवन के इस किनारे आते आते कैसी उकताहट जी में भर जाती है। मैं इस लीला पर इस प्रहेलिका पर सोचता रह जाता हूँ। कुछ पार नहीं मिलता, कुछ भेद नहीं पाता। यहाँ पर जैनेन्द्र भारतीय दर्शन के लीलावाद पर पहुँच जाते हैं। लीलावाद कहीं ले नहीं जाता, लीला का भेद तो नहीं मिलता, पर जैनेन्द्र का यह उपन्यास लीलावाद बन जाता है। मृणाल समुद्र में तैर रही है। यानी मृणाल समुद्र में गिरकर मर गई है। दयाल किनारे खड़ा है। मृणाल किनारे लौट नहीं सकती और दयाल समुद्र में कूद नहीं करता। यानी मृणाल समुद्र में तैर रही है, उसका मृत शरीर। दयाल जो है वह किनारे खड़ा है और वह मृणाल किनारे, यानी मृणाल जो है समुद्र से बाहर नहीं आ सकती और दयाल जो है समुद्र में कूद नहीं सकता। इस रूपात्मक भाषा में जैनेन्द्र मृणाल की आत्महत्या ही कराते, यानी आत्महत्या करती है। ऐसी स्वतंत्रता चरम कोटि की स्वतंत्रता की परिणति यही होती है। दयाल सन्यासी बन जाता है। यह भी आत्मकथा का दूसरा ढंग है। त्यागपत्र छायावादी वेदना की गद्यात्मक विवृत्ति है। यानी जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास छायावादी वेदना की आत्मगत्यात्मक विवृत्ति है, तो त्यागपत्र। जैनेन्द्र के सभी उपन्यासों की मूल सदस्य घर बाहर के इर्द गिर्द घूमती है। यानी जैनेन्द्र के उपन्यासों के जो भी पात्र है वह मूल समस्या घर बाहर यानी गृहस्थ जीवन के आसपास घूमती हुई है।
त्याग पत्र के बाद वे अपने को दोहराने लगते हैं। घर बाहर की समस्या उनकी अपनी भी है, यानी घर बाहर की जो समस्या थी वह खुद जैनेंद्र की थी। घर के घेरे के बाहर वे सोए नहीं जाते, बाहर जाकर भी घर में लौट आते थे। बाहर के खुलेपन से, जीवन की हलचलों से मुक्त उनके पात्र प्राय मनोरोगी, आत्महंता और निर्वासित है। स्त्रियां आत्मग्रस्त और पुरुष नपुंसक। किंतु उपन्यास की नई रूपात्मक आधुनिक प्रविधि से हिंदी उपन्यास में कुछ नया अवश्य जुड़ा। जैनेंद्र का औपन्यासिक रूप भी नया है और भाषा भी। उन्होंने लिखा है, अभी जैनेंद्र ने क्या लिखा है, मैंने जगह जगह कहानी के तार की कड़ियाँ तोड़ दी है। वहाँ पाठकों को थोड़ा कूदना पड़ता है और मैं समझता हूँ पाठक के लिए यह थोड़ा आभास वांछनीय होता है, अच्छा ही लगता है। इस तरह रचना प्रक्रिया में पाठक भी सम्मिलित हो जाता है। उस समय यही नई बात थी। अभी यहाँ पर दूसरे जो उपन्यासकार है वह है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म 1884 में होता है और उनकी मृत्यु 1969 में होती है। स्वतंत्रतावाद की उस प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ऐतिहासिक वृत्ति में आधुनिक समस्याओं का अन्वेषण और समाधान खोजते हैं। यानी जो वृंदावन लाल वर्मा है वह स्वतंत्रतावाद की प्रवृत्ति के ऐतिहासिक व्रतों को आधुनिक समस्याओं का अन्वेषण, आधुनिक समस्याओं के साथ जोड़ने का काम करते हैं, समाधान खोजते हैं। इसके पहले किशोरीलाल गोस्वामी ने भी कुछ ऐतिहासिक उपन्यास लिखे थे, किंतु उसमें इतिहास तो कम है। तिलस्म, जासूसी, हिंदूवाद का काकटेल अधिक है। यानी जो किशोरीलाल गोस्वामी ने जो ऐतिहासिक उपन्यास लिखे थे उन उपन्यासों में तिलस्म, आयारी, जासूसी इस प्रकार के जो तत्व है वह अधिक मिलते हैं। अंततः ठीक ठिकाने के पहले ऐतिहासिक उपन्यासकार वर्मा जी ही ठहरते हैं। यानी बच्चन सिंह जो है वह वृंदावन लाल वर्मा को ही ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासों के अलावा इन्होंने सामाजिक उपन्यास भी लिखे हैं, किंतु उनकी प्रसिद्धि ऐतिहासिक उपन्यासों के कारण हुई ही है। यानी वृंदावन लाल वर्मा यह ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, बच्चन सिंह मानते हैं, और वृंदावन लाल वर्मा की प्रसिद्धि ऐतिहासिक उपन्यासों भी हुई है। वे झांसी के रहने वाले थे। बुंदेलखंड के इतिहास, मिट्टी और जातीयता से उन्हें हार्दिक लगाव था। यानी वृंदावन लाल वर्मा झांसी के रहने वाले थे और बुंदेलखंड के इतिहास, बुंदेलखंड की मिट्टी और वहाँ की जो जातीयवाद था उस पर उनको लगाव था। उनके नदी नाले, छोटे बड़े दुर्गों, धासवा अवशेष, कहीं हरी भरी, कहीं खल्लाड़ पहाड़ियाँ, ऊंची नीची विषम जमीन, भव्य वीरनगी अपने आप में रोमांटिक है। ऐसा बुंदेलखंड उसके व्यक्तित्व में पूरी तरह घुल मिल गया है। इसके अतिरिक्त उनके ऐतिहासिक वृत्तों का उन्होंने प्रामाणिक अध्ययन किया है, वहाँ की अनुश्रुतियों और किंवदंतियों का जीवन परिचय प्राप्त किया है। इस परिवेश में जो रोमानी चेतना अद्भुत पूर्ण हुई है, वर्मा जी ने उसे अपने उपन्यासों में पुनर्जीवित किया। यानी जो भी वहाँ ऐतिहासिक चीज़ें हैं वह मूर्त हो रही है, फिर भी उसको पुनर्जीवित करने का काम वृंदावन लाल वर्मा ने अपने उपन्यासों में किया है। कोई चाहे तो उन्हें बुंदेलखंड का चंदवरदाई कह सकता है। यानी बुंदेलखंड का चंदवरदाई जो है वह वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है, कह सकता है। मतलब बच्चन सिंह ने भी कहा है कि बुंदेलखंड का चंदवरदाई वृंदावन लाल वर्मा को। गढ़कुंडार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मुसाहिब जू, कचनार, मृगनयनी, भुवन विक्रम, माधव जी सिंधिया आदि उनके ऐतिहासिक उपन्यास है। यानी वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास कौन से? गढ़कुंडार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मुसाहिब जू, कचनार, मृगनयनी, भुवन विक्रम, माधवजी सिंधिया, यह उनके ऐतिहासिक उपन्यास है। उनका जो गढ़कुंडार उपन्यास है वह गढ़कुंडार उपन्यास 1927 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास कहा जा सकता है। यानी बच्चन सिंह गढ़कुंडार को हिंदी का ऐतिहासिक पहला उपन्यास मानते हैं। इसमें तत्कालीन सामंती जीवन की विकृतियों, युद्धों की लक्ष्यहीनता,
मिथ्या जातीय दर्प, राष्ट्रीयता का अभाव का चित्रण हुआ है। विराट की पद्मिनी अत्यंत रोचक ऐतिहासिक रोमांस है, यानी जो विराट की पद्मिनी उपन्यास जो है अत्यंत रोचक है, ऐतिहासिक रोमांस है। इसमें सामंती कुचक्रों और दांव पेचों के बीच प्रेम की बलिदान गाथा का अत्यंत स्मर्मस्पर्शी चित्रण है। किसमें? जो विराट की पद्मिनी उपन्यास में, जिसमें सामंती जीवन की दो मुख्य प्रवृत्तियां हैं, युद्ध और प्रेम का भव्य चित्रण हुआ है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में आंचलिक इतिहास को पूरे देश और अंग्रेजी राज्य विरोधी अभियान से जोड़ दिया गया है। झांसी की उपन्यास में क्या है, जो भी आंचलिक इतिहास को पूरे देश और अंग्रेजी राज्य विरोधी अभियान से जोड़ दिया गया है। इसके पहले झांसी की रानी को झांसी के संकीर्ण घेरे में रखकर देखा जाता रहा। वर्मा जी ने ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर सिद्ध किया कि महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वराज्य के लिए युद्ध किया। यानी केवल इतिहास के आधार पर ही महारानी लक्ष्मीबाई की बात की जाती थी, लेकिन जो वृंदावनलाल वर्मा ने इतिहास के आधार पर इतिहास के साक्ष्य देकर सिद्ध किया कि महारानी लक्ष्मीबाई जो थी वह स्वराज्य के लिए युद्ध करती, यानी खुद के राज्य के लिए युद्ध कर रही थी। उनके युद्ध के पीछे एक सुनियोजित राष्ट्रीय योजना थी। प्रेम कथाएं इसमें भी है, पर वे सामाजिकता से जुड़ी हुई है। रानी के साथ इस युद्ध में हिंदू मुसलमान एक साथ है। मुसलमानों की विश्वसनीयता कुछ अधिक ही है, किंतु उपन्यास में डॉक्यूमेंटेशन अधिक हो गया है, यानी डॉक्यूमेंटेशन। मृगनयनी वर्मा जी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, यानी वृंदावनलाल वर्मा का मृगनयनी जो उपन्यास है वह सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। कथ्य की व्यापकता और गहराई तथा कला कौशल की दृष्टि से भी इसमें राजा और प्रजा, राजनीति और संस्कृति, सौंदर्य और संयम, युद्ध और प्रेम, नगर और ग्राम, इतिहास और कल्पना का अद्भुत संतुलन है। यानी वृंदावनलाल वर्मा का जो मृगनयनी उपन्यास है उसमें कौन कौन से विषय है? कथ्य की व्यापकता है, गहराई तथा कला कौशल्य है, कला कौशल की दृष्टि भी है। इसमें राजा और प्रजा, यानी मृगनयनी उपन्यास में किस विषय पर है, तो कहा जाए तो राजा और प्रजा, राजनीति और संस्कृति, सौंदर्य और संयम, युद्ध और प्रेम, नगर और ग्राम, इतिहास और कल्पना का अद्भुत संतुलन है। अगला, ग्वालियर नरेश मानसिंह अपने समय के अत्यंत पराक्रमी, वीर और कलाप्रिय थे। मृगनयनी उनकी अल्लादीनी शक्ति थी, जिसे अपने गांव, नदी, पहाड़, समस्त बुंदेलखंड से वैसा ही प्यार था जैसा नदी को अपने किनारे से होता है। यानी मृगनयनी जो थी वह ग्वालियर के जो राजा थे मानसिंह, उनकी उनकी पराक्रमी, यानी उनकी अत्यंत पराक्रमी, यानी कला वीर और कलाप्रिय थे। यानी वह मृगनयनी जो ग्वालियर नरेश मानसिंह की पत्नी थी, और वह उसको गांव की नदी, पहाड़, समस्त बुंदेलखंड से वैसा ही प्रेम था। जिस प्रकार नदी को अपने किनारों से प्यार होता है, उसी प्रकार मृगनयनी को अपने गांव, नदी, पहाड़, यानी पूरे आंचल के प्रकृति पर प्रेम था। राजा ने राई जैसे सड़ियल गांव में मृगनयनी के सौंदर्य की लपट देखी, और मृगनयनी ने राजा में तुर्कों के दमन का शौर्य, दोनों विवाह बंधन में बंध गए। मृगनयनी पृथ्वीराज की संयोगिता न थी, जो मानसिंह को विलास के दलदल में खींच लाती। सौंदर्य और प्रेम का ऐसा रचनात्मक वर्णन प्रयोग अन्यत्र नहीं दिखाई पड़ता है। रानी होकर भी मृगनयनी अपने ग्रामीण गुणों को बनाए रखना चाहती है, यानी जो रानी होने के बावजूद भी वो जो भी ग्रामीण जीवन है, ग्रामीण जनमानस का जीवन है, वह बनाए रखना चाहती है। मानसिंह को तुर्कों के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा देती है। मानसिंह के राजकाल में तुर्कों को बार बार मुँह की खानी पड़ी, यानी जो तुर्कों के विरुद्ध लड़ने की जो प्रेरणा है वह मृगनयनी मानसिंह को देती है। उसी की प्रेरणा से मान मंदिर और गुजरी महल की श्रेष्ठ वास्तुकला दर्शन हुई। राग गुजरी का आविष्कार हुआ। मानसिंह स्वयं ध्रुप जैसे जटिल राग के पुरस्कर्ता बने। जाति पाति का खंडन स्वयं उनका विवाह था, यानी जाति पाति का खंडन स्वयं उनका विवाह था, यानी मानसिंह और मृगनयनी ये इसका विवाह होना, ये जाति पाति का खंडन होता है।